नमस्कार दोस्तों, ये है एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज आप जिस कार्यक्रम को सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रैवल टॉक। जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चंद लाइनें इसके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा आज का कार्यक्रम। डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक समय हुआ करता था जब आईएएस की बात करें या किसी खिलाड़ी की बात करें या फिल्म स्टार्स की बात करें, बड़े बड़े शहरों से ही आते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जो एक छोटे से शहर से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक समस्तीपुर जैसे शहर से आज निकल कर ये लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें क्रिकेट में, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल देहात से आए और आज कहाँ से कहाँ विराजमान। एक अभी का उदाहरण है हमारे डूंगरपुर का, चूँकि ये एफएम डूंगरपुर है, उसके बारे में एक युवा से हम मिलने जा रहे हैं। कल्पेश रोत करके हैं जो हमारे डूंगरपुर ज़िले के ही रहने वाले हैं और न उन्होंने कभी कोचिंग ली न कुछ नहीं, और वो उनका हाथ का जो पंजा है वो कटा हुआ था। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में उन्होंने जनरल कैटेगरी में एग्ज़ाम दिया और 2-4 दिन पहले उनका रिजल्ट आया और एक 24th पोजीशन इन इंडिया, पूरे भारत में 24वां स्थान प्राप्त किया। वो भी गरीब परिवार से आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में पैदा हुए हों या आप मुंबई में या फिर आप बेंगलुरु में पैदा हो। अगर आपके अंदर कुछ भावना है, आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, एक अलग तरीके के सपने देखें हैं। तो आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, ये है एक देहाती सपने। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इन्होंने जो लिखा है वो लिखते हैं, मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना होता है, कौन सी परीक्षा देनी होती है, लेकिन मन में एक बीज बो चुका था, सपने का बीज। अब पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, वह एक जरिया बन गई अपने उस सपने तक पहुंचने का जो मुझे हर सुबह जगाता रहा। मैंने धीरे धीरे अपने हर विषय में मेहनत शुरू कर दी। अब कक्षा में हमेशा पहले 5 में मेरा नाम आने लगा था। शिक्षकों से मेरा संबंध औपचारिकता नहीं रहा, वो मेरे मार्गदर्शक बन चुके थे। मैं उनसे सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता था बल्कि जीवन की बातें सीखता था। जी, ये सपने देखने वाले और इस पुस्तक एक देहाती के सपने के लेखक हैं युवा परेश परमार जी। बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, परेश हमारे डूंगरपुर ज़िले की फलोज है, वहाँ पे मसानिया करके एक जनजाति का गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हो, कौन से वर्ग से आते हो। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आप सपने देखते हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो परेश, आपकी पुस्तक देख के बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। और जनजाति में साहित्यकारों की अभी भी शुरुआत हुई। ऐसे बहुत 2-3 नाम हैं हमारे पास, जैसे डॉक्टर रेखा कराड़ी हैं, उसके बाद 1-2 और नाम है, एक मीणा करके हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सुनीता गुगरा मैडम हैं, डॉक्टर सुनीता गुगरा हैं, भरत मीणा जी हैं वो खेरवाड़ा से। और बहुत ही जल्द आप भी शायद उस कड़ी में, हो सकता है उस कड़ी से आप आगे भी निकल जाओ, क्योंकि जिस तरह की पुस्तक आपने लिखी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ा सा शुरुआत में अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आपका शुरुआत हुई, कहाँ से स्कूलिंग हुआ, उसके बाद बात करें। माई सेल्फ परेश परमार जी, और मैं मसानिया फलूज से आता हूँ। मैंने अपनी जो स्थानीय शिक्षा है वो ये डूंगरपुर के फलूज जो स्कूल से वही से की हुई है। और अभी मैं अपना जो स्नातक की डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से कर रहा हूँ। अभी मैं 2nd ईयर में हूँ। बीए प्रोग्राम से मैं अभी पॉलिटिकल और हिंदी से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी जी जी। ये बताइए कि प्राइमरी स्कूल आपने कहीं पे की, ऐसा कुछ बात हुई आपके लाइफ में? क्योंकि कई मरतबा क्या होता है कि अधिकांश हमारे लड़के यहीं पे पढ़ा के फिर एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। ऐसी कोई घटना घटी कि आपकी ज़िंदगी में कि आप कुछ, किसी ने कुछ कहा आपको,
फिर आपने सोचा कि यार नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा और एक करके बताऊंगा? जी सर, इसके लिए मेरे मेरे जीवन में एक बहुत ही रोचक घटना घटी। जी दरअसल मेरे जो बड़े भैया हैं वो एक आईआईटी हैं। जी सो वो मेरे से 2 साल बड़े हैं। जी और जब वो 2 साल मेरे से बड़े हैं तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था आईआईटी जम्मू में, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अच्छा। तो मैं तब 10वीं क्लास में हुआ करता था। अब मैं 10वीं क्लास का 16 साल का युवा अपने जो स्टेट से कहाँ बाहर चला जाता है, तो गांव के जो लोग हैं मुझे ताने दिया करते थे कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो आईआईटी जम्मू में है और तुम यहाँ बस के ड्राइवर बनोगे। तो एक बार किसी ने मुझे ये बोल दिया था और मेरे दिल पे लगा था ये। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपने फील्ड का कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और दिल्ली जैसे शहरों में अपनी जो है जाके दिखाऊंगा और कुछ जीवन में अचीव करके दिखाऊंगा। तो फिर मैंने सर, अपने जिस क्षेत्र से अपन आते हैं वहाँ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है और कैसे जाना है। तो मैं मेरे जो बड़े भैया हैं उनका सहारा लिया, मैंने इंटरनेट खंगाला और यूट्यूब वगैरह तब तो है, तो उन सब का सहारा लेके फिर मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। तो इसको क्वालिफाई किया मैंने जनरल कैटेगरी से। अच्छा। हाँ सर। फिर इसके बाद मुझे साउथ कैंपस मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ARSD कॉलेज। फिर वहाँ मुझे BA प्रोग्राम पॉलिटिकल और हिंदी मिला। फिर वहाँ जाके मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। फिर वहाँ जाके मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली। और फिर अब जब मैं अपने घर आता हूँ तो मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ और उन लोगों के सामने छाती चौड़ करके जाता हूँ कि मैं भी अभी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और कुछ करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, बहुत इरादे आपके। लेकिन आपके फैमिली के बारे में, आपके पिताजी एजुकेशन में थे, आपकी मदर कोई थी, किस तरह का बैकग्राउंड रहा आपका परिवार? जी सर, मेरे जो पिताजी हैं वो एक किसान फैमिली से हैं और जो मेरे दादाजी हुआ करते थे वो अहमदाबाद में जो वकील है उनके पास क्लर्क थे। तो वो थोड़े एजुकेटेड थे और मेरे पिताजी भी पढ़ना चाहते थे लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों के कारण वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन वो शिक्षा के महत्व को बहुत भली भांति समझते थे सर। तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को पढ़ने में बहुत आगे रखा और ऐसा नहीं है कि किसी भी रिसोर्सेज की कमी होने दी उन्होंने। जैसे दिल्ली जैसे और जम्मू कश्मीर जैसे शहरों में जाकर पढ़ना सर बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने एजुकेशन लोन लिया, जितना कर सकते थे हमारे लिए अभी भी वो करते हैं। तो सर ये फैमिली बैकग्राउंड बहुत सर आर्थिक स्तर से हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन जो हमारे जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही दृढ़ है सर। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जब स्कूलिंग आप करते थे 5वीं, उसके बाद 8वीं 11वीं में आए होंगे, तो आपने बताया कि आपके फादर तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने कभी कहा कि चलो अहमदाबाद चले जाओ या वहाँ पे नौकरी करने चले जाओ, या ऐसा कभी हुआ आपके दिमाग में कि यार ये पढ़ाई में, मतलब भाई को एकदम IIT तक एग्ज़ाम दिलाना, ये किसने प्रेरित किया आपके बड़े भाई साहब को? लाइक जब यहाँ सर मेरे पापा हैं ना, वो उनको मतलब शिक्षा का मतलब अनुभव है लेकिन वो पढ़े हुए नहीं है, लेकिन उनको पता है कि मतलब अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो परिवार को बदलने की क्षमता रखता है। तो आसपास के लोगों से अखबारों में देख के उनको थोड़ा कुछ आइडिया था। तो फिर उन्होंने मेरे भैया का जो एडमिशन है वो नवोदय में करवाया। तो फिर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ठाकेड़ा जो अपनी डूंगरपुर में है, तो वो 9 क्लास से गए। फिर जब मेरे भैया वहाँ गए तो उनको एक्सपीरियंस मिलने लगा बाहर, जैसे फिर वो महाराष्ट्र गए दक्षिणा फाउंडेशन में। तो फिर उनको आइडिया होने लगा कुछ, तो फिर उन्होंने अपने छोटे भाई की तरफ भी देखा और उन्होंने फिर, मैं तो ये समझता हूँ ना सर कि मेरे पिताजी का जितना योगदान है उससे ज़्यादा योगदान मेरे भाई का है। मेरे पिताजी से ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। वो मेरे से 2 साल बड़े हैं लेकिन मैं उनको बहुत ऊंचे तबका का दर्जा देता हूँ सर, मेरे पिताजी के से ज़्यादा। मसानिया से फलोज से शायद सीधा दिल्ली, कैसी रही यात्रा? कैसे शुरुआत, कहाँ से हुआ और आप कैसे थे पढ़ने में जब आप 8, 10वीं 12वीं पढ़ते थे उस टाइम? सर जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब मैं इतना पढ़ने में होशियार नहीं था और मैं थोड़ा मस्तीखोर था, घूमता रहता था और मज़ा मस्ती करने वाला था। फिर धीरे धीरे सर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ प्रतियोगिता भी कुछ होती थी, तो हमारे जो क्लास का टॉपर उस दिन आया नहीं। तो सर ने बोला कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते और इस परेश को भेज देते हैं और वो जाके दे देगा, वैसे भी वो जीतेगा नहीं। तो फिर सर ने मेरे को भेज दिया। तो मैं सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता दी और मैं 3रे नंबर पे आ गया सर क्लास में। तो फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ इनाम दिया, पेन पेंसिल दी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ मैं कर पाऊंगा आगे। तो फिर समय के साथ मुझे लगा कि कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें किताबों में ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे फिर मैं 10th क्लास में आया, फिर आई गॉट 74% इन 12th, नॉमिनल थे, ज़्यादा नहीं थे सर। लेकिन फिर 11th में आया, फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था अपने और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से था मैं। फिर धीरे धीरे मैं करंट अफेयर
और ये सब जो दैनिक दिनचर्या थी उन सबको समझने लगा। फिर एक बार हमारे विद्यालय में कलेक्टर सर आए, उनके साथ पुलिस वगैरह थी, तो मुझे अलग से मोटिवेशन होगा कि एक सीधा साधा व्यक्ति के साथ इतनी पुलिस है और वो इतना चौड़ी छाती करके चल रहा है, तो हम में क्या कमी है, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो मैं समय के साथ सब चीज़ें सीखता गया और अभी मैं इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। भगवान करे समय आएगा तो कुछ और करेंगे इसमें आगे। जी बिल्कुल। लेकिन आप एक छोटे से गांव से हैं मसानिया, और जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक स्थिति भी आपकी इतनी बेहतर नहीं थी। ठीक है, आपके ब्रदर को स्कॉलरशिप मिली और अभी आप कर रहे हो, लेकिन उस समय आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था? मतलब वो संघर्ष तो किया ही होगा पैसों के मामले में, हालांकि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सरकार की तरफ से उपलब्ध होती है। इवन देन किस तरह का संघर्ष रहता था आपको? गांव से शायद पैदल आते होंगे, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक सर, हमारी जो स्कूल थी वो 3 किलोमीटर दूर थी, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों पैदल आते थे सर। और मेरे पिताजी ने कभी मुझे काम करने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन जब वो काम करते थे ना तो मेरे अंदर से होता था कि मैं भी उनकी कुछ हेल्प करूँ। तो जब गर्मी की छुट्टी होती थी 2 महीने की, तो मैं उनके साथ काम भी किया हूँ। और जैसे गन्ने की ठेले पे भी मैं किया हूँ, और जो कुएं हैं उसमें से भी मलबा निकलता, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा कुछ उनको हेल्प किया है। सशक्त रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ जितना मैं कर सकता था। हाँ, और हम जिस क्षेत्र से आते हैं सर, वहाँ एजुकेशन को बहुत जीरो रखा जाता है, जैसे आप समझते हैं। तो जब मैं ये सब चीज़ें सीख के फिर मैंने अपनी जो मेंटेलिटी बना ली कि मैं कुछ और आगे बढ़ूंगा करने के लिए। जब मैं दिल्ली गया मेरे पिताजी के साथ, तो एक बैग था और मेरे पिताजी हम दोनों गए जब उदयपुर से, तो वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद जो पूरा वातावरण था मुझे बहुत ही चेंज लगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गया था कभी सर। इट्स फर्स्ट टाइम एवर कि मैं कभी दिल्ली में गया था सर। और मेरे पापा कभी 12 साल पहले किसी संस्था के साथ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा अब दिल्ली पहुंच गया है। तो जब वे दिल्ली गए तो हमने एक पीजी खोजा, और हम सुबह गए 6 बजे पहुंच गए थे। तो फिर 8 बजे के बाद फिर मैं अपने कॉलेज मेरे पापा को घुमाई और मैंने देखी। तो जब मेरे पिताजी अब वापस जाने वाले थे शाम की ट्रेन से, मैंने बोला पिताजी आप चले जाओ। मैं कभी बाहर रहा नहीं था, तो उनको भी था कि मेरा बेटा कैसे करेगा। तो फिर पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे और मेरा भी दिल धड़कने लगा जब मेरे पिताजी 700 किलोमीटर दूर वापस चले जाएंगे और मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। तो फिर मैंने थोड़ा अपना को संयम रखा और मेरे पिताजी को बोला कि आप शाम की ट्रेन से चले जाओ, मैं अब अकेला हूँ, बड़ा हो गया, सशक्त हो गया, संभालूंगा। तो इस क्षेत्र में फिर मैंने आगे चलना शुरू किया। ठीक है, दिल्ली की बात हम और जारी रखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा फलोज के बारे में बताइए कि 10वीं में कितने परसेंटेज बने, 12वीं में, और 12वीं के बाद फिर आपने सोच लिए था कि मुझे दिल्ली जाना है, या फिर सोचा था कि एसटीसी या बीएड या जो भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे, या कंपटीशन एग्जाम दूंगा राजस्थान लेवल का, या कॉलेज कभी आपने सोचा नहीं कि यहाँ की कॉलेज में आप पढ़ाई करें और फिर बाद में एग्ज़ाम दें, ऐसा कुछ? जी सर, 10वीं में मैंने सर 74% हासिल किया था। इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन 74 हासिल किया। इसके बाद मैं 11th में गया, तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मैंने चूज़ की और इंग्लिश लिटरेचर था। जब मैं सर 6-7 क्लास में हुआ करता था, तब कलेक्टर सर आए थे, मैंने जो आपको बताया। तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत होगा तो अपन सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो 11th में फिर पढ़ाई की इतनी, और 12th में मैं गया। तो 12th में मैंने बना लिया था कि सर 95 स्कोर करना है मुझे, लेकिन मैं इतना स्कोर नहीं कर पाया। लाइक आई गॉट 87.17%। और फिर मैंने CUET के लिए अलग से प्रिपरेशन चालू की थी। पूरा 1 साल मैंने उसके लिए तैयारी की। और सर यहाँ जो STC BEd वगैरह सब करते हैं, तो मैंने उसके लिए भी फॉर्म भरा था और मैंने दोनों क्वालिफाई कर रखी थी। तो जब हमारे उस समय ऐसा हुआ ना कि हमारा जो CUET का रिजल्ट है वो 2 महीने डिले हो गया, तो जो परिवार और समाज के मुझे थोड़ा प्रेशर आने लगा कि अब दिल्ली में नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, 1 साल तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सर मैंने इतनी मेहनत की थी ना कि मुझे विश्वास था खुद पे कि मैं कुछ करूँगा, या तो फिर CUET दूंगा या अगली बार वापस दूंगा, पर यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ अलग करना है। तो मेरे पिताजी ने तो एक बार कहा था कि ले लो STC में एडमिशन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। और मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सहयोग किया था उस समय। फिर मेरा जो रिजल्ट आया था, तो तब मेरा को अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। तो मैं बहुत खुश था उस समय। जी सर। जी, हम जब पढ़ते थे उस टाइम बहुत कम, खास करके आपके समाज से बहुत कम लड़के पढ़ते थे, या उस समय परिस्थितियाँ हो सकता अलग है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जितने भी मेरे इस ट्राइबल शो में जो भी आते हैं, मैं सबसे मेरे को कहता हूँ कि 15-20 साल में बहुत बड़ा चेंज है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, आज इंजीनियर्स हैं, IITN से, जैसा कि आपके भाई के बारे में आपने बताया। अभी IAS हैं, मोना रॉथ करके 3-4 साल, आई थिंक 5-6 साल पहले मोना रॉथ करके कलेक्टर बनी हमारे यहाँ भंडारिया की, वो शायद कर्नाटक में कहीं पे से। बहुत सारी हैं बात। ये जो सडन चेंज आया है उसके बारे में आप क्या सोचते? लाइक सर,
यू नो सर, पहले जो एजुकेशन का स्तर था वो बहुत ही लो था, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इसका इम्प्रूवमेंट है, तो हम ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसीलिए हम लोग मतलब जा रहे हैं एजुकेशन में। तो और यू नो सर, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ ट्राइबल क्लास सोसाइटी, यू नो। और डूंगरपुर में लगभग 70+ % जो आदिवासी जनजाति रहती है। तो एजुकेशन का स्तर पहले बहुत कम कम था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है सर धीरे धीरे। लोग सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू मतलब समझ रहे हैं कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होना है। तो इसलिए थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस सडन चेंज आ रहा है धीरे-धीरे। जी। और एक चीज़ मैंने और देखी, पहले हमारे यहाँ के हालांकि मेरा तो ये काम है बोलना, लेकिन हमारे यहाँ वागड़ के बच्चे या युवा लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था। लेकिन अभी आपकी जो जनरेशन है उसमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा मुझे दिख रहा है। लगभग सभी युवाओं को बोलने का जो तौर तरीका है या जो एटीट्यूड, जिसे अच्छा एटीट्यूड जिसे कहते हैं, वो तमाम चीज़ें, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि चेंज आपको लगता है कि काफ़ी चेंज हुआ है? हाँ सर, काफ़ी चेंज हुआ है। मैं खुद का उदाहरण दूंगा सर। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, जी। तब मैं डरता था स्टेज पे जाने के, सर पैर कांपते थे कभी कभी। जी। तो फिर यू नो सर कि कुछ चीज़ें निरंतर करेंगे तो ही चेंज आएगा। जब मैं यहाँ 10th में था, तब मेरे को एक बार सर ने बोला कि जाओ बोलो माइक पे कुछ। तो फिर धीरे धीरे मैं गया। फिर जब मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सर, तो वहाँ पे मुझे हर रोज नया स्टेज मिलता है। मैं अभी तक लगभग 15-20 स्टेज कर चुका हूँ 19 ईयर की ओल्ड में सर। और हर एक में क्या करते हैं स्टेज पे? स्टेज पर सर डिबेट वगैरह, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डिबेट वगैरह, अच्छा। और कुछ स्पीच है, और ये सब पार्लियामेंट्री डिबेट वगैरह, ये सब हम उसमें करते हैं सर। अच्छा। जी सर। और कुछ 12वीं के पहले का कोई और, वो तो जो आपने बताया कि किसी ने आपको कुछ कहा जिसकी वजह से आपके दिल में हुआ कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, और कोई ऐसी घटनाएं जिनके कारण आपका रुख हुआ? हालांकि आप पढ़ने के लिए गए वहाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और कोई ऐसी घटना जिसने कहीं कहीं आपको झकझोरा हो कि यार ये देखो क्यों कह रहा है मुझे जी सर, हम देखो सर, मैं खुद आता हूँ बिल कम्युनिटी से, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आदिवासी क्षेत्र है सर। जी। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है सर इतनी बेहतर नहीं है, और सपने सर बहुत बड़े हैं। तो उसको अचीव करने के लिए यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे जागरूकता बढ़ेगी सर, तो हमको एजुकेशन का स्तर जहाँ बेहतर लगेगा, हम वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी कुछ घटना मेरे साथ होती रहती थी, और मेरा बड़ा भाई पढ़ता था, तो 1-2 लोगों ने मुझे कहा था, और फिर मैं समय के साथ सीखता गया चीज़ें। फिर मुझे लगा कि दिल्ली मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह रहेगी, तो वहाँ पे पढ़ाई भी हो करूँगा, और मुझे कुछ नए एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। तो फिर मैंने वहाँ का रुख अपनाया सर। दिल्ली ही क्यों, जयपुर या जोधपुर क्यों नहीं? जी सर, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी देखा, मैं क्वालिफाइड हूँ उसके लिए सर। अच्छा। लेकिन मुझे लगा ना सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ 92 कॉलेज अक्रॉस द कैंपस, और वहाँ अच्छा, उसी कैंपस में 92 कॉलेज? यस 92 कॉलेज, 3 कैंपस है, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस है। और वहाँ सर, वहाँ ऑल इंडिया से सभी स्टूडेंट्स आते हैं, और जो मेरा रूममेट है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है बिहार से। अच्छा। और वहाँ जो भारत के सभी राज्यों से जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी सर उनमें, वहीं आएंगे। और वहाँ सर यू नो कि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा सीखेंगे। राजस्थान से आएंगे तो राजस्थान जयपुर के स्टूडेंट हमको मिलेंगे, वहाँ पूरा ऑल इंडिया से लोग मिलेंगे। इवन सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो लाल किला है, इंडिया गेट है, वहाँ पे मैं कभी कभी संडे और सैटरडे जाता हूँ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। फुल फॉरेनर आते हैं, उससे कम्युनिकेट करता हूँ इंग्लिश अपने सुधारने के लिए। तो ये सब चीज़ें सर वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपोजर दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है सर। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे जो युवा आपके जैसे हैं किसी भी क्षेत्र के, वो इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा उनको बारे में थोड़ी जी सर, ये जो चीज़ है मैं स्कूलों में भी बताता हूँ। और उसके लिए तो सबसे पहले अगर आप 12th पे किसी भी सब्जेक्ट से 12th कर लीजिए, अगर आपका फील्ड साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है, तो इसके बाद आपको 12th में ही आपको एक फॉर्म फिल करना है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो फिल करने के बाद आपको आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करता हूँ, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, और आपको जनरल टेस्ट हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको देनी पड़ती है। इसके बाद आपने किस में दिया, इंग्लिश में दिया था कि हिंदी में सर, हिंदी मीडियम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस होता है। तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई करते हैं आप, तो काउंसलिंग होती है सर CUET के थ्रू। अगर आप चाहते हैं तो DU में BHU जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और BHU वगैरह ये सब यूनिवर्सिटी में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका जो नंबर हैं वो बहुत बेहतर हैं, तो आपको बेस्ट कॉलेज भी लिखी, जैसे हिंदू, SRCC बेनेटा, और साउथ कैंपस में जैसे वेंगी, ARSD ऐसे कॉलेज है। तो उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जाने के बाद
आप अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या यूपीएससी उसकी तैयारी भी कर रहे हो, और किस तरह से कर रहे थे तैयारी? जी सर। अभी जब मैं वहाँ पहुँचा सर, तो मेरा जो टारगेट था वो सिविल सर्विसेज की ओर झुकाव थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से मैं पढ़ने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि सर अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको थोड़ा जिया जाए और मतलब कुछ एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि सर जैसा आप समझते हैं कि अगर हम पढ़ाई में लिप्त हो जाएंगे तो थोड़ा कुछ चीज़ें अब छूटती रहती है पीछे। तो मैंने फर्स्ट ईयर और थोड़ा सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर थोड़ा उसको मैंने गैप दिया उसमें, और ऐसी सब चीज़ें जैसे मैं अभी अपनी रचनात्मक लेखन की ओर थोड़ा झुकाव दिखाया मैंने, और जैसे मैंने अपनी बुक लिखी। तो और सिविल सर्विसेज के लिए जब मैं अपनी कॉलेज से आता हूँ और उसकी 4-5 घंटे में हर रोज दिया करता था सर फर्स्ट ईयर पे। अभी सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा अपनी साहित्य लेखन में थोड़ा अपना झुकाव दिखा पा रहा हूँ। जी। जी। दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है एक कहानी, देहाती सपने, और ये परेश की फर्स्ट बुक है। ये बताइए कि इस तरह से आपके दिमाग में आया लिखना, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे, इससे पहले भी साहित्य में रुचि थी आपको? पढ़ते थे किसी साहित्यकार के बारे में, ऐसा कुछ? जी सर, मैं थोड़ा कुछ प्रेमचंद के बारे में पढ़ता ना सर, मतलब साहित्य पे थोड़ी रुचि थी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पहली बुक भी लिख दूंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने अपने आप का जो स्तर वहाँ पे मैंने चेक किया सर, सर, मैं आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द बिल कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी से। वहाँ के जो अपने जो डूंगरपुर के क्षेत्र के लोग हैं वहाँ आ ही नहीं पा रहे सर। तो मेरे इस बुक के पीछे लिखने का कारण ये भी है कि अपने जो लोगों को अवेयर करना कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग पिछड़े जनजाति एरिया में नहीं रहना, हमको कुछ करना है लाइफ में। तो इसलिए मैं समाज में थोड़ा कुछ चेंज लाने के लिए भी मैंने लिखा। अगर मैं यहाँ स्कूलों में जाता हूँ, अगर छुट्टी होती है सर मेरी, तो मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हमको वहाँ जाना है, हमको साहित्य में कैसे लिखना है और लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने वहाँ जाके समझा कि सर अपॉर्चुनिटी सब हमको हमारे पास आती है लेकिन हम ले नहीं पाते, और हमको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी हमको कितना सपोर्ट करती है सर, लेकिन जो बच्चे हैं, युवा है, वो अछूते रह जाते हैं सर। जी। किस तरह का कंटेंट है इसमें, क्या कुछ चीजें लिखी है आप? जी सर, जब मैं जब बचपन में हुआ करता था और यहाँ की जो स्थिति कैसा वातावरण हुआ करता था, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचता हूँ तो वहाँ मैं कैसा सडन चेंज देखता हूँ। वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो सोसाइटी है एक आदिवासी को कैसे एक्सेप्ट करती है सर, क्योंकि आदिवासी तबका मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता, समाज में नहीं होता। और ऐसा कभी आपको वहाँ पे लगा, किसी ने कुछ कहा हो कि भाई तो आप तो राजस्थान के हो, डूंगरपुर के और पिछड़ा? हाँ सर, एक बार ऐसा हुआ ना कि किसने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने डूंगरपुर बोला, तो बोला कि वो तो आदिवासी क्षेत्र से आता है, वहाँ से कैसे आ गए? तो और वहाँ उन्होंने बोला कि सबसे वहाँ तो थोड़ा आदिवासी एरिया है और पत्थरबाजी भी होती है, ऐसा सब उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग समाज में बदलाव लाने के लिए भी आते हैं सर, मैंने बोला था। और बोला कि हर जब समय आएगा तो हम भी डूंगरपुर का नाम ऊंचा करेंगे जरूर। जी, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं, पहले भी बहुत सारी हो चुके हैं, वो चाहे डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी की बात की जाए या राजसेन जी डूंगरपुर की बात की जाए, बीकाबाई की बात की जाए, भोगीलाल जी पंड्या जी की बात की जाए, ऐसा बहुत सारे कालीबाई की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और आज और बहुत सारी प्रतिभाएं आ रही हैं। देहाती सपने, ये पुस्तक अभी तक कितने बुक, कब रिलीज किया था इसने आप? इसको सर मैंने मार्च में रिलीज किया था 13 को। और इसकी मतलब 600+ कॉपी बिक गई है ऑनलाइन, और ऑफलाइन में खुद 200 सेल करते हैं सर, ज़्यादा के थे सर। तो कोई तो लोग मिले, हालांकि मैं तो अभी आपने दी पढ़ नहीं पाया, तो कैसा प्रतिसाद मिला? क्या कुछ, क्या पढ़े लिखे लोगों ने क्या कहा, और जो कम पढ़े लिखे लोग उनका क्या कहना है? हाँ, जैसे पढ़े लिखे, जैसे हमारे प्रोफेसर वगैरह ने कहा कि ये जो पहला इनिशिएटिव आपने ट्राई किया है बहुत ही बढ़िया। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला कि बढ़िया है, और उसका जो कंटेंट है उसको आप जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उन्होंने बोला कि आप उस क्षेत्र पे भी लिख सकते हैं। और उन्होंने, वो खुद साहित्य के जाने माने लेखक हुआ करे हमारे जो प्रोफेसर वगैरह है, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी शैली को और बेहतर कर सकते हैं। और जो नए पाठक हैं उन्होंने कहा कि इसका जो कंटेंट है उनको पसंद आ रहा है, उनकी जो कहानी है, मैं कैसे हुआ करता था और कैसा बदलाव मेरे में आया, तो वो अपने आप को इस बुक में महसूस करते हैं सर। और ऐसा सब मेरे को जो रिव्यू है मिलता है। हर युवा का एक वो होता है, इंस्पिरेशन होता है। मतलब जैसे कोई खेल रहा है तो उसका तेंदुलकर है, कोई पढ़ रहा है तो उसका अब्दुल कलाम साहब हैं, वैज्ञानिक बनना चाहता है। तो यहाँ पे जब लोकल यहाँ 11वीं 12वीं तक आप पढ़ते थे, उस टाइम आपका इंस्पिरेशन कौन था? और अभी दिल्ली जाने के बाद, थोड़ी दिल्ली की भी हम बातचीत करें, किस तरह की एक्टिविटीज होती है, लेकिन किससे इंस्पायर्ड हैं आप सबसे ज़्यादा? ये तो आपके भाई से होंगे 100% है, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये राह दिखाई, आपको पिताजी, और तो आमतौर पर होता ही है। लेकिन
इसके सिवाय यहाँ पे डूंगरपुर में किससे आप ज़्यादा प्रभावित रहे, और बाद दिल्ली जाने के बाद अभी किससे ज़्यादा प्रभावित थे? जी सर। सबका जो इंस्पिरेशन होता है, जैसे कोई बड़ा आइडल होता है उनका, मेरा बड़ा भाई भी है मेरा, और मेरे जो दादाजी अब इनकी डेथ हो गई, मैंने पुस्तक में भी इसका वर्णन किया है। तो वो गुजरात में सर जो एडवोकेट थे, उनके पास क्लर्क थे सर, तो उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और उन्होंने जो हमारे लिए किया वो शायद ही मतलब कोई करता है, और जो चेंज उन्होंने हमारी लाइफ में लाया है सर, वो कोई नहीं ला सकता था। और बाकी सर मैं जो चीज़ें सीखता हूँ, हमारे जो मैं क्रिकेटर की बात करता हूँ तो विराट कोहली, जो उनको मैं सबसे ज़्यादा पसंद आप करता खेलते हैं? हाँ, मैं खेलता भी सर। अच्छा। और जो समय मिलता है तो अपना जो यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ खेलने भी चले जाते हैं सर। अच्छा। और उनका जो डेडिकेशन है जो खेलने के प्रति विराट कोहली का, तो उनके लिए मैं हमेशा उनका देखता हूँ कि वो कभी हार नहीं मानते सर। और अभी अभी जो उनकी एज हो गई 37, फिर वो 2016 से मतलब आईपीएल में उनका रिकॉर्ड हुआ करता था उस समय। और अभी भी जो आज के युवा है, जो वैभव सूर्यवंशी है, अभिषेक है, उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं अभी 37 की एज में भी। और अभी ऑरेंज के फोल्डर भी है, अभी जो मैंने देखा था लास्ट मैच, तो उसमें से तो विराट कोहली से मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। वो कभी हार नहीं मानते, और उनको देखकर मुझे लगता है कि मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। एजुकेशन में कौन इंस्पायर्ड है? एजुकेशन में सर, एजुकेशन की अगर बात करता हूँ सर, तो एजुकेशन में हमारे जो परिवार से मैं और मेरा बड़ा भाई ही इतना जिस स्तर पर पहुंचे वो अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया सर। और मैं जब देखता हूँ कि हमारे जो जब मैं 11th क्लास में था, और हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो खुद एक आदिवासी समाज से आती हैं, तो उनको देखकर भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है सर कि जो महिला है इतनी राष्ट्रपति तक के पद तक पहुँचती है, तो हम इतना नहीं किसी एक क्षेत्र में अपना डोमिनेट दिखा सकते हैं। आपके परिवार में मदर फादर और आपकी फैमिली छोड़ के चाचा मामा कजिन्स में से भी कोई है जो अच्छी नौकरी में हो या एजुकेशन में हो? नहीं सर, हम दोनों भाई हैं, वो फर्स्ट है। हमारा परिवार में सबसे बड़ा चेंज हम ही लाएंगे सर। अच्छा। हाँ सर। इतना आपको कॉन्फिडेंस? जैसे जी, थोड़ा वापस दिल्ली चलते। हाँ सर। किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है वहाँ? सर जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में पूछा था कि आप एसटीसी बीएड क्यों नहीं किए सर। अगर मैं एसटीसी बीएड करता तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान होता है, या बेस्ट फर्स्ट डिसीजन रहता मेरी लाइफ का। वहाँ पे सर जो इन्वायरमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है सर। ऐसे चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। वहाँ की चलती हुई मेट्रो, डीटीसी बसें, सर वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी मुझे लगता है यहाँ की तुलना में बहुत बेहतर है। बेहतर हो सकता है वो, लेकिन यहाँ की तुलना में बात करते तो बहुत ही बेहतर है सर। वहाँ जो चीज़ें मैं सीखता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल की पढ़ते हैं, वर्ल्ड की पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल एंड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सर। और यहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है सर। अगर किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन से अगर बात करते हैं वहाँ पे, तो वो इतनी चीज़ें हमको सिखा देगा जो यहाँ का प्रोफेसर नहीं सिखा सकता है सर। और वहाँ की जो वहाँ ऑल इंडिया से सब बच्चे आते हैं, और वहाँ एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है, सेंट्रल है, और सब बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं अगर कुछ चीज़ नहीं मिलती है उनको सर। तो वहाँ मैं चीज़ों को कम्युनिकेट करने सीखा हूँ, वहाँ लीडरशिप करना सीखा हूँ सर मैं, और वहाँ अपना जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो बनाना सीखा हूँ सर। मैं अपनी किताब यहाँ रहता तो कभी नहीं लिख पाता, लेकिन वहाँ हमारे एक प्रोफेसर है राम रतन सर, और मतलब और भी कुछ 2 प्रोफेसर है, उन्होंने भी बुक लिखी है, भानु सर वगैरह। उन्होंने मुझे बोला था कि, और जैसे मैंने उनको बुक छपने से पहले उनको दिखाई थी कि सर मैं कैसा लिखा हूँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा प्रयास है, लिख सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे सर कोई बता नहीं सकता था कि ऐसा कुछ करना है। और वहाँ उन्होंने मुझे जज नहीं किया कि आप ऐसी कम्युनिटी से आते हो और आप पुस्तक लिख रहे हो, आप पढ़ाई कर जाते हो, ऐसा कभी नहीं बोला सर। पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन दूसरी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया से होती रहती है सर। आदिवासी का मतलब क्या है? आदिवासी सर, जैसे मैं बताता हूँ कि इवन आई बिलोंगिंग फ्रॉम भील कम्युनिटी, तो मैं इनको कंपेरेटिव करके बताता हूँ। भील कम्युनिटी जो धनुष बाण लेके घूमते थे, जब मैं महाराणा प्रताप के समय की बात करता हूँ सर, उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। उनकी सेना में सबसे ज़्यादा भील कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे सर। और जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता था तो जो भील का जो मसीहा था उससे राज्याभिषेक करते थे। तो उनका जो प्रासंगिकता है भील कम्युनिटी की सर, वो बहुत ही प्राचीन से। जो आदिवासी लोग समझते हैं कि ये जंगलों में फिरते होंगे, ये ऐसे अभी की प्रासंगिकता ऐसी नहीं है। अभी वो एजुकेटेड हो रहे हैं, वो कुछ कर, लाइक आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम आदिवासी कम्युनिटी, और मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे भी आदिवासी होंगे, लेकिन वो समय के साथ एडॉप्ट करना पड़ेगा सर। जी सर। और दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में अभी ये पुस्तक आपने वो जो आपके अनुभव रहे या जो आपने देखा उसके ऊपर लिखी है, जो तक देहाती सपने, इसमें मैं कुछ अलग टाइप की मार्केटिंग देख रहा हूँ आपके टी शर्ट्स पे भी उस दिन मैंने देखा। तो ये थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर बताएंगे पीछे की तरफ से मुझे। जी, ये देखिए इनका बिल्कुल यूनिक स्टाइल है। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर परेश परमार
देहाती सपने, स्टोरीज फ्रॉम रूरल इंडिया। तो ये कैसे आइडिया है और ये यहाँ पे भी है जी? हाँ सर, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग पे सर जोर देता हूँ और कुछ चीज़ें मैं मतलब अलग से भी सीखने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ सर। तो अगर किसी कंपनी में अपन जाते हैं तो वो जो ब्लू कलर श्रमिक हैं वो सब सेम पहन के रखते ये हैं। पहले किसी को देखा था आपने नहीं सर, कि आपका ये खुद का ही हाँ। क्रिएशन है? हाँ, ये खुद का क्रिएशन है सर। मुझे लगा कि बुक तो सब लिखते हैं सर। हम्म, मैंने जैसे पढ़ा था कि एक दिन में 2000 से ज़्यादा बुक पब्लिश हो जाती है, मेरी भी उसमें से होगी। मैं क्या अलग कर रहा हूँ, मेरे को लोग क्यों पढ़ेंगे? तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लूंगा और कुछ यूनिक मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब मैंने क्रिएट किया खुद से। ये पुस्तक आपकी कहाँ से प्रकाशित हुई है? दिल्ली से। दिल्ली से, एक देहाती सपने, मुद्रक, अच्छा, परेश प्रेस। ये सर खुद का मैंने ये ओपन भी किया कर सर। अच्छा, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में? हाँ सर। कहाँ पे है इसका ऑफिस? सर इट्स वर्चुअल ऑफिस। अच्छा, वर्चुअल। हाँ, अच्छा, ठीक है। तभी यहीं तक है कि आगे कुछ और भी है लिखने की प्लानिंग? जी सर, अभी मैं 3 बुक अपना कंटेंट लिख दिया हूँ। तो जैसे इसका रिस्पांस अच्छा होगा तो मैं इस साल आपको एक महीने में 800 तक मिली है तो नॉट बैड। हाँ, नॉट बैड। तो इस साल के एंड तक मैं 3 बुक और पब्लिश करूंगा। मित्रता पर मैंने लिखा है, इस कल्चरल वाइज मैंने लिखा है, अपने यहाँ का कल्चरल वाइज मित्रता पर ये सब मैंने लिखा है। उस पे 3 बुक और कंप्लीट। इससे पहले कभी जनजाति की कोई पुस्तक आपने पढ़ी? किसी से मिले, किसी साहित्यकार से? क्या नाम है, रेखा मैम, डॉक्टर रेखा मैम, उन्होंने मुझे उनसे अभी मिला था। उन्होंने मुझे गाइड किया कि लिख सकते हैं। और एक मेरे घर पे पुस्तक थी राजस्थान की कम्युनिटी करके सर, ऐसी नाम मेरे को भी याद नहीं, लेकिन उसमें बुरा लिखा हुआ है आदिवासी समाज के बारे में, क्या है, क्या योगदान है। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए, लेकिन समय आएगा सर और वो भी कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। जी। प्रकृति पूजक आप हैं, मानते हैं इस चीज को? क्या कुछ है इसके बाद क्या कहेंगे? प्रकृति पूजक बिल्कुल डेफिनेटली सर। अगर बात करेंगे तो अभी भी जैसे समाज में अगर अभी अरावली की बात करेंगे तो जब ये हिस्सा हुआ था तब हमारे जो समाज है उन्होंने आवाज उठाने, बिल्कुल सर। और जब प्रकृति की बात आएंगे तब आदिवासी खड़े होंगे सर। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में हैं और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद जल्दी तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा। अभी जो चीज़ें चल रही है पूरे वर्ल्ड में, आप क्या सोचते हैं? इधर यूक्रेन और रूस की लड़ाई, उधर अमेरिका और ईरान की लड़ाई, कभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, कभी वो सब, ये तमाम चीज़ें हुई, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? जी सर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिकल सर, जी, सो अभी जैसे युद्ध हुआ था इजराइल और अमेरिका का सर, तो अभी 20% जो ऑयल का उनको रोक दिया था, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स उनको, तो इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा था। मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, वहाँ पे मुझे गैस नहीं मिल रहा, 20 दिनों तक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। तो इम्पैक्ट सर वर्ल्ड पॉलिटिकल में इंडिया का मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है अपने पे ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन सर वी आर हम कंज्यूमर ज़्यादा हैं, एक्सपोर्टर कम है। तो उस क्षेत्र में अगर अब बात करते हैं तो ईरान, इजराइल, ये जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं वहाँ पर काम करने जाते हैं और वहाँ की करेंसी, भारत की करेंसी बहुत मजबूत है सर। तो वहाँ का जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला है थोड़ा कुछ, और जैसे ऑयल का इम्पोर्ट वगैरह हो रहा है, तो वो समय के साथ चल रहा है सर। और जी भी थोड़ी देर पहले जब आप मेरा प्रोग्राम शुरू उसके पहले आप बात कर रहे थे, तो कुछ युवा हमारे यहाँ काफ़ी भटक गए, आए दिन को खबरें देखते होंगे, आप भी पढ़ते रहते होंगे, क्या कुछ उनको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको किस तरह से सही रास्ते पे वो आ सकते? जी सर, इस क्षेत्र में मैंने ये सबसे बड़ा सर लूप होल है, या हमारा बदकिस्मती ये बोल सकते हैं कि अगर हम रात को 9 बजे तक निकल गए तो हमारा सर फूटना निश्चित है सर। और यहाँ के जो युवा है वो मतलब बहुत ही बिगड़ती हुई राहों पर चल रहे हैं, और उन नशे का सेवन, ये सब चीज़ें उनको दूर रहना चाहिए। लेकिन 17-16 साल की उम्र में वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, और ये इवन सिगरेट ही नहीं सर, ऐसे ऐसे जो नशे मुझे नहीं पता वो करते रहते। और अगर कोई सभ्य व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उनको लूटपाट भी कर देते कभी कभी। तो यहाँ का जो सड़क हमको चेंज लाना होगा सर, वो एजुकेशन में लाना होगा। अगर हम उनको समझाएंगे कि किस चीज़ों में हमें लुप्त नहीं होना है। इवन सर हम एसपी सर से मिले थे, उन्होंने बताया कि वो भी चाहते हैं कुछ चेंज लाना, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो खुद बदमाश होना चाहते हैं। इवन सर अब अगर कोई जो बच्चा है वो पुलिस स्टेशन से आता है तो खुद को प्राउड महसूस करता है कि मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ। तो सर ये कोई प्राउड करने की बात नहीं, ये जो आदिवासी कम्युनिटी को बिगाड़ने की, उनका नाम कौन से कम पढ़े लिखे वो कर रहे हैं या पढ़े लिखे कर रहे हैं? लाइक सर
पढ़े लिखे भी है कुछ इन्वॉल्व, और कम पढ़े लिखे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सर, कि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता लाइफ के बारे में, उनको कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है कि लाइफ में उनको क्या करना है। और जैसे आप और हम जा रहे हैं तो किसी ने हमको मार दिया तो हमको नुकसान होगा, वो तो चल जाएंगे मार के, अगर उनको जेल भी होगी तो अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की, मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे केस कर दिया, तो मेरी रुक जाएगी, मुझे पता है ये चीज़ कि मुझे रुक जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता है, तो ये चीज़ें उनको सिखानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज है वो सडन नहीं आ सकता सर, उसके लिए बहुत समय लगेगा। इसके लिए किन लोगों को ट्राई करनी चाहिए, पेरेंट्स को या फिर गांव वालों को या समाज सेवियों को, किस तरह से इनको वापस मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं जोड़ा तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अभी भी देर हो ही गई इस वजह से, और मुझे लगता है कि इसमें समाज सेवियों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन पुलिस को, और इवन जो पॉलिटिकल से ऑलरेडी पार्टी, उन सबको मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए कि बच्चे इन्वॉल्व हो सके। जैसे मैं देखता हूँ दिल्ली में, तो वहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे मतलब पढ़ाई के अलावा भी करते हैं, जैसे क्रिकेट है, और वहाँ और कुछ टूर्नामेंट है, और जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ कलरिंग, पेंटिंग वगैरह ये सब, और जैसे हम लोग बोलते हैं मंच मिलता है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब एवरीथिंग सर, फोटोग्राफी से लगा कुछ, बहुत सारी हाँ चीजें। बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, और बच्चे सोचते हैं किसी को मार वार देंगे तो नाम होगा, ये सब चेंज सर आसानी से नहीं आ सकता, और हम सबको मिलकर ट्राई करना पड़ेगा, तो कभी तो चेंज आएगा जरूर। जी, आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है जी सर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अच्छा प्रभावित है या उससे नुकसान है या फायदे? जी सर, सोशल मीडिया का सर इम्पैक्ट मतलब थोड़ा अच्छा है, नेगेटिव तो बहुत ही कह सकते हैं सर, क्योंकि हम पूरा दिन बैठे बैठे स्क्रॉल कर देते हैं। मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि मैं भी एक बार सोशल मीडिया में थोड़ा लिप्त हो गया था, 5-6 घंटे देख लिया था कभी कभी। आप कभी रील बनाने की नहीं सोची? नहीं सर, मैंने जब मैं इवन 7 क्लास में था तो मैंने भी ट्राई किया था इवन रील्स बनाने की, अच्छा। और हमारे टीचर को पता चल गया, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज कैसे आ सकता है, तो हमारे टीचर को पता चल गया, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया एक, और बोला कि रील्स बना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर मैंने उस समय छोड़ दिया रील्स बनाना। तो जैसे टीचर ने मुझे समझाया इस चीज़ों में, मैंने उनका विरोध नहीं किया, मैंने उनकी आज्ञा का अनुसरण किया, और मैं आज ये कर पा रहा हूँ सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सर धीरे धीरे समय के साथ करनी पड़ेगी। किस तरह की तैयारी चल रही है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने, मतलब पढ़ाई तो करते हैं, उसके बाद कितने घंटे आप उसके बारे में पढ़ते हैं, कभी सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन है आपका? जी सर, अभी जैसे मैं साहित्य भी लिखता हूँ, तो सर कुछ नई जैसे बुक आती है उनको भी पढ़ना मुझे रहता है, और सिविल सर्विसेज के लिए सर 2-3 घंटे फिक्स रहते हैं कि ऐसे करंट पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, पॉलिटिकल्स पढ़ना है, ज्योग्राफी। तो धीरे धीरे अभी जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ सर, मैं आई एम 19 ईयर ओल्ड, और अभी मेरी जो एज होगी यूपीएससी में 21 होगी तो मैं एलिजिबल होऊंगा। अभी मैं 3rd ईयर में जाऊंगा, तो 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर में मैं पूरा जोर लगाऊंगा, और 1 साल में मैं पूरी प्रिपरेशन करके रहूंगा। जैसे मैं अभी जैसे प्राइमरी जो मेरी जो तैयारी है वो है, लेकिन हाँ वो जो मेन ट्राई होगी वो लास्ट। तो यूपीएससी में अगर भगवान कृपा से, हम सबके आशीर्वाद से अगर आप क्लियर हो जाते हो, कौन सी फील्ड में आप जाना चाहो? सर मैं चाहता हूँ कि मैं आईएएस बनूं। आईएएस बने? जी सर। उसके कुछ कारण विशेष? आईएएस जो होता है वो एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और खासकर जब मैं खुद जाता हूँ सर, आईएएस ऑफिसर जैसे डूंगरपुर के जो अभी सर नए बने हैं उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला था कि एक आदिवासी को आईएएस बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमारे क्षेत्र का बच्चा आईएएस बना है। और जो आईएएस का काम होता है वो साइलेंट होता है सर, और जो पूरा डिपार्टमेंट उसके अंडर आते हैं, तो वो चाहे तो मतलब किसी भी स्कूल से लगाकर कॉलेज तक कुछ भी मतलब इम्पेक्ट डाल सकता है, और बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होता है उसका सर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी बनूँ तो आईएएस बनूँ, और इन चीज़ों में हमारे जो क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही बदलाव आए सर, क्योंकि बच्चों को कुछ करता हुआ देखना मैं खुद चाहता हूँ सर। जब मैं वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ सर अभी मैं, तो वहाँ से डूंगरपुर से गिने चुने, मैं सिर्फ अभी तक मैं 92 कॉलेज में बहुत कॉलेज में घूम लिया हूँ सर, लेकिन वहाँ अभी तक मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, इवन उदयपुर से भी नहीं मिला मुझे। तो मुझे लगता है कि हमारे इस क्षेत्रों को और एजुकेशन की ज़रूरत है, और कुछ नई पॉलिसी की ज़रूरत है। तो उस समय के साथ अगर मिलती है और मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ तो डेफिनेटली इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे सर। जी ठीक है, बाकी चीज़ें तो हमने बात की। इतने बड़े शहर में आप हैं, दिल्ली में, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा अनुभव आपको देखने को मिला, किसी बड़े व्यक्तित्व से आप मिले हों या उनसे बातचीत हुई हो, ऐसा कोई हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, श्रोताओं को? हाँ जी सर, हमारी जो कॉलेज है वो जो अलाइनमेंट कराती है, मतलब पार्लियामेंट विजिट वैसा सब, तो हमारे जो भारत मंडपम है वहाँ पे जो G20 समिट वगैरह सब होती है ऑल इंडिया की, तो वहाँ जब एक बार NXT की सबमिट हुई तो मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था 20 लोगों में से। तो
मुझे भी नहीं पता था कि सर वहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। तो वहाँ पे उसके पहले दिन जो द्रौपदी मुर्मू जी अपने जो प्रेसिडेंट है वो आगे चले गए। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनको देख नहीं पाया, लेकिन अगले दिन प्राइम मिनिस्टर सर से मैं, जैसे आप बैठे हैं, मैंने उनको ऐसा ही देखा था और वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था सर। क्योंकि सर हमेशा मैंने उनको टीवी में देखा था, लेकिन उनको साक्षात देख के मेरे में वो थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। क्योंकि देखा था उनको देखने के बाद, क्योंकि वो खुद चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बने वैसा सब, तो ऐसा थोड़ा अलग सा मोटिवेशन आता है। फिर बोलता हूँ कि ये रखो हौसला, बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के कुआं भी आएगा, ये थक के मत बैठना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो वैसे इनको देख के थोड़ा अलग सा मोटिवेशन। क्या कुछ बातें हुई है उस वो जो विजिट था प्रधानमंत्री जी के साथ में, क्या कुछ बातें हुई है? हाँ सर, वो NXT का सबमिट हुआ करता था। अच्छा। हाँ, वो जब वो फर्स्ट एवर टाइम था और वहाँ पे लाइक आने वाली जब भी AI सबमिट हुई थी और भी कुछ चीज़ें, जैसे यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उनको लेकर, और 12 और कुछ जैसे एस्ट्रोनॉट से विदेश से जो आए थे, और भी कुछ चीज़ें थी सर। जैसे इंडिया का जो रामेश्वरम है वहाँ पे जो अपना जो एस्ट्रोनॉट साइट है उनको कैसे विकसित किया जाए और जगह भी, और परमाणु को लेकर के बात की थी सर ने, और विजन दिया था कि जो विकसित भारत का विजन है उसको और कैसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनाया जाए। ऐसे सब चीजें वहाँ पे हुई थी, वह देखना समझा कुछ चीजें। कोई प्रश्न आपको पूछने का मौका मिला? सर मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे मित्र को पूछने का मौका मिला। तो उसने पूछा था कि UGC का जो अभी आया हुआ था कि उसके लिए आपका क्या विचार है। तो सब सर ने जवाब दिया था कि सबके लिए समान कुछ अवसर देंगे, ऐसा कोई नहीं कि कोई ऐसा पिछड़ा रह जाएगा। ये अच्छा बताइए कि हालांकि प्रधानमंत्री जी के तो कहना ही क्या, लेकिन आपका कुछ कभी कभी होता है ना, किसी के साथ कुछ पलों के लिए रहते हैं, वो भी एक लंबा अनुभव रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, लेकिन आपका उस शॉर्ट टर्म में कैसा अनुभव रहा? हाँ सर, जो आप याद रखना चाहें। जी सर, उन्होंने सब स्टूडेंट्स वगैरह थे सब वहाँ, तो उनको सब स्टूडेंट्स वगैरह को डिनोट किया था। और हमें, जैसे मेरे दोस्त ने पूछा था कि पिछड़ी क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनके लिए क्या कहना है, तो सर ने बोला था कि देखो समय सबका आएगा, आपको कुछ करना खुद के दम पे। और सर प्राइम मिनिस्टर सर ने और भी कहा था कि आप लोग कभी खुद को कम मत समझिए, आप में भी वो पोटेंशियल है जो उनमें भी, आप छोटे शहरों से बढ़ के मतलब वहाँ है। और उनको तो पता है कि अगर जब मैं यहाँ से निकला सर, तो मुझे मतलब मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज था, उनके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी था, लेकिन मैंने रिसोर्सेज पता किया और उसके बाद में पहुंचा। लेकिन उनको तो रिसोर्सेज परोसा हुआ मिला था, तो उस चीज़ों में से बोला कि आप ज़्यादा मेहनती और कर सकते हो, आगे समय में आएगा, बदला मिलेगा। तो उनका जो विज़न है सर, जैसे हर कुछ बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे वैसे, मैं तो जब उतने टाइम के लिए बोलूँगा था सर, उनका जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था मेरे साथ और सभी स्टूडेंट्स वगैरह के। क्योंकि वो किसी ऐसे पार्टी की बात नहीं कर रहे थे उस टाइम, वो बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे और आगे उठाया जाए, उनको कैसे और शिक्षा किया जाए, ऐसा सब चीज़ें सर। और कोई दूसरा अनुभव किसी अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के साथ? और बड़ा व्यक्ति सर, मैंने सर दूर से देखे हैं, जैसे कोई सांसद वगैरह ये सब, उनसे हमारे जहाँ के क्षेत्र के मन्ना लाल जी सर, उनसे भी मैं मिला हूँ। और बाबूलाल जी खराड़ी सर यहाँ के, उनसे मैं परसों ही मिला सर। उनसे देखते रहता हूँ, उनको देखते रहता हूँ, तो मैंने उनको देखने को मौका मिला था। इवन विराट कोहली सर से, क्योंकि एक बार तो मैं 4 बजे उठ के मेट्रो पे बैठ के चला गया था वहाँ उनको देखने के, इतना थोड़ा पागल सा हुआ करता था उनके पीछे। और उनको नीचे से देखा था मैंने। और वो जब उनका दिल्ली में रणजी ट्रॉफी हुआ करता था, दिल्ली और डोमेस्टिक खोले थे, तो वो सर मेरे जो बगल में था वो स्टेडियम में कूद गया उनको देखने के लिए। और मैंने इतने ऊंचे फर्स्ट फ्लोर से उनको देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उनको देख के उनके चेहरे पे ग्लो ही अलग था। उनके साथ में जो बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनसे तो अलग ही दिख रहे थे वो दूर से। तो 37 साल के तो लग ही नहीं रहे थे वो। मसानिया के परेश परमार ने कभी ये सोचा था कि प्रधानमंत्री के पास जाके बैठेंगे? नहीं सर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इवन प्राइम मिनिस्टर को देख भी पाऊंगा। लेकिन सर भाग्य में कुछ लिखा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे आम जिंदगी में नहीं मरने वाला, कुछ ऐसा अच्छा करके जाने वाला। तो लोगों के, मैं 19 साल की एज में सर, मेरे पिताजी कभी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, मैं 19 साल की एज में उनसे मिल लिया। और कभी मतलब समय आएगा तो उनसे वार्तालाप करने की भी इच्छा रखता हूँ सर कभी। हाँ, ऐसी सर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ की कि जैसे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते सर प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि उनसे कन्वर्सेशन करना। क्योंकि सर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बात करता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं और वो उपाय देते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते किसी भी स्टूडेंट्स को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी मसानिया का जो परेश परमार उनसे बात करता है तो सर बहुत गर्वान्वित महसूस करता है कि उनसे बात की कभी। यूनिवर्सिटी कैंपस की कुछ यादें? सर यूनिवर्सिटी कैंपस में
हमारे जो मित्रगण है वहाँ के बहुत ही अच्छे नहीं, किसी बड़े प्रोफेसर से आप मिले हों, किसी क्योंकि वहाँ तो सभी जो 12वां कॉलेज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, जी सर। वहाँ किसी प्रोफेसर से या डीन से या किसी बड़े लेखक से मिले हों, इस तरह की कुछ यादें? हाँ सर, वहाँ तो सर जो प्रोफेसर आए हुए हैं उन्होंने अपनी बुक तो लिखी हुई होता है और किसी ने, और वहाँ हमारे जो सेमिनार्स होते हैं सर, वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार दोनों होते। तो इवन मैं बात करता हूँ फिजिक्स वाला जो है अलग सर है, अलग सर वो है। इसके बाद क्या विकास दिव्यकीर्ति सर, उनसे भी मैं मिला हूँ, बातचीत उनसे मिले? हमारे सेमिनार होते सर, तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। और किस तरह के व्यक्तित्व है विकास जी का? उनका जो पर्सपेक्टिव है सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अभी जैसे फेस टू फेस मिलना हुआ उनसे? उनको जैसे हाँ, वो जो क्लासेस, क्योंकि जैसे पास में तो बता नहीं सकते, सेमिनार में लिमिटेड सीट होती है लगभग 50-60, तो उसमें उनसे बातचीत करना और उनको देखना और उनका जो पर्सपेक्टिव है सर किसी भी क्षेत्र को लेकर वो बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए खासकर वो बताते हैं कि अभी जैसे उन्होंने बताया था कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो सिर्फ बिलीव रखो, ये साबित मत करो कि गॉड है, और अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते तो बस विश्वास रखो, ऐसे साबित मत करो कि गॉड नहीं है। तो ऐसे उनके हजारों बातें सर इंस्पायर करती है। ऐसे खान सर से मिलना है मुझे कभी जीवन पे, अगर उनसे देखने को मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी सर, मैं DU में, इसलिए आपने बोला कि ऐसी चीज़ों यहाँ क्यों कॉलेज नहीं की सर, यहाँ ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हुआ। हाँ, तो मैं वहाँ हर एक दिन हर एक नई संगोष्ठी, हर एक नया सेमिनार होता है सर वहाँ पे। और ऐसा है कि हमारे जो कॉलेज 92 कॉलेज है वहाँ पे सर, तो किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं हम लोग अगर कोई सर आए। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वो भी दिल्ली से पढ़े हुए हैं सर, और राजकुमार राव जो अभी उभरते हुए एक्टर है वो हमारी कॉलेज से ही हैं। अच्छा। और एक जो सर हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सौरभ द्विवेदी सर, वो हमारी कॉलेज से लैपटॉप में मतलब, हाँ, ललन टॉप। हाँ, और एक दो IAS भी निकले सर, हमारे जो सीनियर्स हैं वो IAS बने हैं, अभी एक प्रोफेसर बने। तो मतलब सर वहाँ का अनुभव बहुत ही अलग है। यहाँ पे कुछ करना चाहोगे आप, इस तरह का सेमिनार या ऐसा कुछ डूंगरपुर यहाँ का कुछ प्लान है? जैसे मैं अभी अपनी बुक लिखा हूँ सर, तो लोगों को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। मैं एक ऐसा सेमिनार करवाना चाहता हूँ यहाँ के सारे लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, और ये पढ़ने लिखने की नहीं, अगर वो सेमिनार में आते हैं तो कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कि वैसे अगर इस क्षेत्र से बाहर निकल के हम जाते हैं और कुछ करते हैं तो क्या चीज़ें सीख पाएंगे। यहाँ अवेलेबल है नहीं कोई रिसोर्सेज, तो अगर ऐसा कुछ करना, अगर मेरे लाइफ में मैं कुछ करूँगा तो यहाँ के समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ सर। कौन सी चीज़ें जो यहाँ पे हमारे वागड़ में आप बदलना चाहोगे? जी सर, फर्स्ट सबसे पहला जो इम्पैक्ट में डालना चाहता हूँ यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है सर, यहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में जाते हैं, टीचरों से भिड़ जाते हैं सर। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि सर बच्चे एजुकेशन के महत्व को समझे कि क्या है एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट डाल सकते ये। और दूसरा जो सर है, कोई बच्चा एजुकेशन में है तो दूसरा कुछ ऐसी एक्टिविटी जो वो करना चाहता है। यहाँ सर कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा है कि वो कुछ ऐसा करना, जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहता है, ऐसे ऐसी बहुत चीज़ें सर वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्कोप है ही नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि एजुकेशन में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो गलत संगत में पड़ जाते हैं सर। फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं बच्चे, लड़ाई वड़ाई में, ये सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें हैं सर। और दूसरा सर मैं बोलूँगा कि जो बच्चे हैं उनको यहाँ के जो गवर्नमेंट है, पुलिस है सर, उसको जो नशा है, ये सब गांजा चरस है, उन सब से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए सर। अब जो बच्चे हैं उनकी एज है सर 60-70 ईयर ओल्ड, उनमें इतनी समझ नहीं विकसित हुई नहीं है, और अगर वो अभी इन चीज़ों में लग जाएंगे तो वो उनके आदी हो जाएंगे सर, और फिर उनका परिवार पूरा बिगड़ जाएगा सर। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ। जी, मैं अंत में आपको ये पूछना चाहूँगा, FM हमारे रेडियो के माध्यम से युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, और यहाँ आके आपको कैसा लगा? जी सर, और सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। और मैं चाहता हूँ कि जो युवा है वो एजुकेशन में और जाए। और फिर जाकिर खान की वो पंक्तियाँ कि मैं बताता हूँ कि मैं किस क्षेत्र से आता था और क्या करता था, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कह हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि ऊंच नीच से परे मजाला, कमे भरे में लड़ पड़ा हूँ, रात से बसाला हाथ में लिए, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था डल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ सर। और मुझे आपको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सर, कि मेरी जो बात है वो आप समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और FM डूंगरपुर में इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट, और मेरे को एक दो जगह और बोला है, लेकिन मैंने आपको चुना और आपने मेरे को चुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके जो देहाती सपने हैं वो सच साबित हो, इसकी और
सेकंड पार्ट आ रहा है कि जी ये सर, दूसरा पार्ट इसका आएगा। अच्छा जी सर। जी, तो इसका ये ऑनलाइन भी मिल सकती है? ऑनलाइन। ऑनलाइन किस पे जाना पड़ेगा? ऑनलाइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पे, अच्छा Amazon। अमेजोन पे, और दूसरा मेरे जो खुद के व्हाट्सएप नंबर है अच्छा। उस पे भी आप खरीद सकते हैं सर जाके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जिस तरह से आपके अंदर जो विश्वास दिख रहा है मुझे, आई एम क्वाइट श्योर कि आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, और ये जो किताब है देहाती सपने वो फलीभूत हों। और हमारे पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय, टेक केयर।